हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम आईआईटी का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। और पता है बच्चों, आज आपको बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल सवाल देखने को मिलेंगे जो आपका फिजिक्स का लेवल बढ़ा रहे होंगे। आईआईटी में तो आप अच्छा करेंगे ही, इसके अलावा भी और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ भी आपको इस पेपर का बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा ध्यान से सीखिएगा। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको सिखाना चाहूँगा, अगर आप आईआईटी और नेस्ट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जेईई मेन से अलग है। तो इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। आपको इस एग्ज़ाम के पैटर्न में परफॉर्म करते आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसे सीखेंगे, जब हम एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके लिए देखो बच्चों, क्विज़र पे आईआईटी और नेस्ट की टेस्ट सीरीज़ एक्टिव हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा होगा। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला सवाल देखिए आपके सामने है। पहला सवाल यहाँ पे आपका काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ द पार्टिकल पे है सवाल। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पार्टिकल एक्सपीरियंस एन एक्सिलरेशन ए इक्वल टू अल्फा वी। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्सिलरेशन बेटा यहाँ पे अल्फा वी आ रहा है। इससे क्या समझ में आया बताओ मेरे को। अल्फा वी मतलब एक्सिलरेशन वेरिएबल है। देखते से ही दिमाग में घंटी बज रही है कि वेरिएबल एक्सिलरेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा, कैलकुलस अप्लाई हो रहा होगा। अब देखिए आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 1 से 2 टाइम तक, T1 से T2, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में S12 डिस्टेंस चला, और 1 से 3, T1 से T3 यानी T3 माइनस T1 टाइम इंटरवल में S13 चला। इनका रेशियो बताइए। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे ये ऑप्शन देख के मेरे को समझ में आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन में मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। आ जाओ, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक्सिलरेशन का क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो एक्सिलरेशन को मैं लिख दूंगा यहाँ पे dv बाय dt। एक्सिलरेशन को मैं अगर dv बाय dt लिखता हूं तो देखिए dt को उधर ले जाएंगे, v को इधर लेके आते हैं। dv बाय v इज इक्वल टू अल्फा dt। दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, और देखिए ये 1 बाय v का इंटीग्रेशन है, यानी ln v या फिर log v विथ बेस e। तो log v बेस e इज इक्वल टू अल्फा t। यहाँ पे अभी हमें कहीं भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी थी, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगा पा रहा हूं, इसीलिए मैं प्लस सी लिख देता हूं इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब यहाँ पे एंटी लॉग लिया जाए तो मुझे यहाँ पे स्पीड का देखो यहाँ पे एक फंक्शन मिलता हुआ। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा और कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट आ रहा है तो इसे मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, और इस टर्म को मैं एक कांस्टेंट लिख देता हूं। तो बेसिकली स्पीड का टाइम के साथ फंक्शन इस तरीके से कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिस्टेंस पता करना है, यानी ये जो स्पीड मुझे मिली है इसे मैं फिर से जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जानकारी मिलेगी। तो इसे मैंने लिख दिया ds बाई डी टी इज इक्वल टू के ई की पावर अल्फा टी, ds इज इक्वल टू के ई की पावर अल्फा टी इंटू डी टी। अब इसे दोस्तों इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए ds का इंटीग्रेशन एस के एज इट इज, यहाँ पे देखिए e की पावर कुछ लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन वो सेम टर्म होती है, तो e की पावर अल्फा टी, दैट्स इट। बस यहाँ पे क्या देखना है, अगर आप देखो टाइम का कुछ कोफिशिएंट है तो वो डिवीजन में आ जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का आपका ये फंक्शन बनता हुआ। अब टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखिए, k बाय अल्फा ई की पावर अल्फा t1। इसी तरीके से टाइम 2 और टाइम 3 का आप लिख सकते थे k बाय अल्फा ई की पावर अल्फा t2, k बाय अल्फा
ई की पावर अल्फा t3। आपसे क्या पूछा था, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस यानी S12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। टाइम 1 पे आप यहाँ पे थे, टाइम 2 पे यहाँ पे, इस दौरान इस इंटरवल में कितना चले, तो इन कोऑर्डिनेट्स का आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो S12 क्या हो गया, k बाय अल्फा कॉमन e की पावर अल्फा t2 माइनस e की पावर अल्फा t1। ठीक इसी तरीके से S13 क्या हो जाएगा, k बाय अल्फा e की पावर अल्फा t3 माइनस e की पावर अल्फा t1। अब जल्दी से इनका रेशो अगर मैं ले लूं तो देखिए यहां पे क्या बनेगा, k बाय अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा e की पावर अल्फा t3 माइनस e की पावर अल्फा t1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर अल्फा t2 माइनस e की पावर अल्फा t1। क्या ये ऑप्शन में है, आइए देखते हैं क्या ये एक्सप्रेशन ऑप्शन में है। ध्यान से देखिए, ये मिलता जुलता, देखिए लॉग वाले तो कैंसिल हो गए पहले ही, ये मिलता जुलता है, बट इसको ध्यान से देखोगे EXP मतलब e की पावर अल्फा t3 माइनस t1। यहां पे देखिए e की पावर अल्फा t3 माइनस t1 है, यानी ये अलग एक्सप्रेशन है, और हमने जो यहाँ पे दिखाया ये तो अलग एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पे क्या किया जाए, देखिए अगर आप ध्यान से t3 माइनस t1 लाना चाहते हैं तो जो पावर माइनस में था वो डिवीजन में होता है बेसिकली ना, तो मैं e की पावर अल्फा t1 अगर कॉमन ले लूं ऊपर से भी और नीचे से भी, तो देखिए क्या बनेगा, e की पावर अल्फा t3 डिवाइडेड बाय e की पावर अल्फा t1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर अल्फा t2 अपॉन e की पावर अल्फा t1 माइनस 1। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए अपॉन में आ गया, मतलब ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन गया e की पावर अल्फा t3 माइनस t1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर अल्फा t2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आता हुआ ए ऑप्शन में, तो इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, थोड़ी सी वर्किंग थी यहाँ पे सही जवाब तक पहुँचने में, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का दिख रहा है, पार्टिकल m मास का अटैच कर दिया है मासलेस स्ट्रिंग से, और यहाँ पे आपको बोला है स्ट्रिंग की लेंथ r है, एक्सेलरेशन g है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इज 2mg। जल्दी से बताइए मिनिमम वैल्यू टेंशन की कहाँ होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होता है, यस, और मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है, लोएस्ट पॉइंट पे। एम आई राइट बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन मिल चुका है, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट का एफबीडी बनाता हूं तो टेंशन mg और a सेंट्रीपिटल। एम आई राइट। इस तरफ आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, टेंशन प्लस mg, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। टेंशन की वैल्यू रखी जल्दी से फटाफट से, mv स्क्वायर बाय आर, और देखिए ये हो गया 3, मास कट जाएगा बेटा, तो 3g इंटू आर का होल रूट, ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आ चुकी है। अब देखें क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम स्पीड। अब बताइए मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, जल्दी से बताओ, लोएस्ट पॉइंट पे। तो अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड मिल गई तो आप बताओ लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कैसे निकालोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करते हो आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम अब करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी हाँ बच्चों, तो नीचे की स्पीड निकालनी है, ऊपर की स्पीड पता है, नीचे की पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी ये पता है, ui प्लस के आई, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियली इसी को रेफरेंस मान लीजिए, तो इनिशियल पोटेंशियल 0, काइनेटिक तो हमें निकालना है, फाइनल पोटेंशियल देखिए आप कितनी हाइट ऊपर चले गए, डायमीटर के बराबर यानी 2r के बराबर,
तो mgh, h की जगह 2r प्लस हाफ m हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर, जो कि आ चुकी है √3gr, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, ये हो गया 2mgr प्लस 3/2 mgr, जल्दी से एलसीएम लीजिए, ये हो गया 4 + 3 7/2 mgr इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे m और 2 कटते हुए और स्पीड आ गई √7gr। ये लोएस्ट पॉइंट की स्पीड आ गई बच्चों, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में मैच होती हुई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिखाएगा, ध्यान से देखिए। एक ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया है रेस्ट से एक हेमिस्फीयर के इनर एज पे ग्रेविटी के प्रेजेंस में। देखिए आप समझिए, यहां पे मान लीजिए एक पार्टिकल था, इसको आपने यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया। आप मान लीजिए कि इनिशियली यहीं पे थे, टॉप लेवल पे। अब जब यहां से रिलीज किया, अब क्या कहा जा रहा है, यहां पे फ्रिक्शन था, इस पूरे रास्ते में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू। तो नीचे गिरते गिरते ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो थीटा एंगल घूमता है बिफोर स्टॉपिंग। जब ये स्टॉप होगा, देखिए नीचे गिरेगा, ग्रेविटी उसको खींच रही होगी, फ्रिक्शन रोक रहा होगा, तो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये रुक जाता है। और जब ये रुकता है, स्टॉप होता है, तो ये थीटा एंगल कवर कर चुका है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, म्यू की वैल्यू यहाँ पे किससे मैच हो रही है। आइए बच्चों इसको हम डिटेल में करते हैं। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 0 है। अब बताइए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करें। तो स्पीड हमें पता थी, तो काइनेमेटिक्स लगा सकता हूं क्या मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल जो है ये वेरिएबल है, कर्व पाथ पे जा रहा है, तो एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स में फिर मेरे को थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो। कोई और ऐसी इक्वेशन जो मुझे बड़ी आसानी से सॉल्व करे, अगर मेरे को स्पीड पता है तो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, जैसे अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया था, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है, तो बचा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यूज करेंगे नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 हो गया, यानी नेट वर्क डन 0 होना चाहिए। अब वर्क डन करने वाले कौन कौन, इस पे फोर्स कौन कौन से हैं, एक है ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय mg, प्लस एक है फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नॉर्मल का वर्क डन, बेटा नॉर्मल यहाँ पे रास्ते से परपेंडिकुलर है हर वक्त, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है जब तक रास्ता ना चले। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल का वर्क डन 0, तो बस इन दोनों का वर्क डन का सम आपको 0 करना था। तो आइए वर्क डन बाय mg और फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल के इसको सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप पार्टिकल का मोशन सोचें तो वो y डायरेक्शन में कितनी हाइट गिर चुका है वो बताइए पहले, जल्दी से बताइए। ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि y डायरेक्शन में कितनी हाइट का फॉल हुआ, ये वाली डिस्टेंस कैसे बताओगे। तो देखो यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये h हो गया बेटा, तो आप देखो ये पूरी लेंथ r है, यस। तो इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h हो गया r साइन थीटा। अब y डायरेक्शन में सोचोगे तो mg नीचे है, y डायरेक्शन का कांस्टेंट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में नीचे हुआ है, तो mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और वो वर्क डन होगा कुछ इस तरह, यस। अब बारी है बड़ी इंटरेस्टिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने की, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब यहाँ पे इस पार्टिकल का मोशन देखेंगे तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन इस तरफ पाएंगे,
यस, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा। जब आप फ्रिक्शन इस तरफ पा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ds मान लेता हूं। अब ये फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन में, याद है, म्यू इंटू नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर मैं वैल्यू रख दूं और इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा मानूं तो ये मैं समझ रहा हूं कि थीटा बदलते जाएगा, यानी फ्रिक्शन बदलते जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इंटीग्रेशन से करना होगा। आइए देखिए, तो सिखाता हूं मैं आपको, और बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लर्निंग ये देखने को मिलेगी। अब सुनिएगा, ये देखिए आप सेटअप, ये एंगल थीटा है, आप वर्टिकल से मान लीजिए एंगल अल्फा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, क्योंकि फ्रिक्शन तो टेंजेंशियल लगेगा, तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है। अब ये देखिए, नॉर्मल वर्टिकल से एंगल अल्फा है, तो आप थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, ये एंगल अल्फा आ जाएगा। अब इस पे आप एफबीडी बनाइए जरा, तो इसका एफबीडी होगा नॉर्मल रिएक्शन mg साइन अल्फा, यस बच्चों, इस तरफ mg कॉस अल्फा और इस तरफ फ्रिक्शन। तो नॉर्मल यहां पे देखिए इस इंस्टेंट पे कितना हो गया, mg cos अल्फा। फ्रिक्शन को आप कैसे लिखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू रख दीजिए, तो ये फ्रिक्शन आपको बनता हुआ मिला। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम एक छोटा सा मान लें ds, ये लेंथ आप मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। तो ds डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, तो छोटा सा जो वर्क डन हुआ फ्रिक्शन का वो क्या लिखेंगे आप, अपोजिट है तो माइनस फ्रिक्शन इंटू ds, माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा इंटू ds, और इसका इंटीग्रेशन आपको देगा टोटल फ्रिक्शन का वर्क डन। अब यहां पे देखिए अल्फा और s, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इंटीग्रेशन करना यहाँ पे हो सकता है संभव ना हो काफी बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या मिला, कॉस अल्फा इंटू डी एस। यस, अब ध्यान से देखना, ये डी एस कॉस अल्फा क्या बन रहा है, यहां पे देखिए डी एस कॉस अल्फा क्या बन रहा है, ये डी एस कॉस अल्फा एक प्रकार से डी एस का एक्स कंपोनेंट नहीं है क्या, ये लेंथ डी एक्स कह दूं मैं, यस, तो डी एक्स कॉस अल्फा इज एक्स कंपोनेंट ऑफ डी एस, यानी ये हो गया डी एक्स। तो ये देखिए क्या बन गया, माइनस म्यू एम जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो आपको मिल गया म्यू एम जी इंटू एक्स, दैट्स इट। म्यू एम जी फ्रिक्शन और एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स का डिस्प्लेसमेंट। आइए अब देखें एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल की स्टार्टिंग जल्दी से बता दीजिए, यहां पे थी, पार्टिकल की एंडिंग देखिए यहां पे थी। अब आप एक्स में देखेंगे तो ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, पहले वो यहां था फिर यहां आ गया, एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ये कंप्लीट डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, एंगल दिया था थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो आर का कंपोनेंट ट्रायंगल में आर कॉस थीटा। अब पूरे बड़े में से ये छोटी लेंथ माइनस करिए तो एक्स आ गया आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आ गया माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, और यहां पे आर कॉमन लिख के आप ऐसे लिख सकते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन का वर्क डन ऐसे कर्व्ड पाथ में हमेशा ऐसे आ जाता है, म्यू एम जी इंटू एक्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन के साथ। अब हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें दोनों का वर्क डन का सम 0 है। एम जी का वर्क डन था एम जी आर साइन थीटा, फ्रिक्शन का माइनस म्यू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल के उधर चले जाएगा। यस, देखिए एम जी आर
mgr कट गया। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए अब क्या बच रहा है, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल, तो मिला हमें कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई 2। इसे नीचे ले आइए तो म्यू देखिए हो गया कॉस अपॉन साइन, यानी कॉट थीटा बाई 2। समझे बेटा? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सवाल का? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हुए ये देखिए अगला सवाल क्या है। तो एसएचएम का बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है। सबसे पहले कह रहा था कि आपका पार्टिकल को पहले d/2 डिस्टेंस कंप्रेस किया और उसको रिलीज कर दिया, तो ये एसएचएम करने लगा d/2 एम्पलीट्यूड के साथ। तो आराम से ये एसएचएम कर रहा था ब्लॉक स्प्रिंग के साथ। d डिस्टेंस पे दूर जाके दीवार थी, लेकिन ये तो दीवार से पहले ही रुक जाएगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट d/2 था एम्पलीट्यूड। तो टाइम पीरियड इस केस में दिया था आपको t। तो जल्दी से बताओ t क्या होगा? t होगा 2 पाई रूट m/k। समझ गए ये बात? अब ध्यान से सुनो। अब आपको कह रहा है फिर से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए। अब इस बार आप 2d डिस्टेंस कंप्रेस करिए। जब आप 2d डिस्टेंस कंप्रेस करेंगे फिर नेचुरल लेंथ पाएगा, फिर जब एक्सपांड होगा तो वापस 2d एक्सपांड होना चाहेगा, लेकिन रास्ते में d डिस्टेंस पे दीवार आ चुकी है तो उससे टकराएगा, आगे नहीं जा पाएगा, इलास्टिक कोलिजन वापस आ गया और फिर ये एसएचएम करता रहेगा। अब आपसे पूछ रहा है जो नए केस का एसएचएम है उसका टाइम पीरियड है t0 और t0 डिवाइडेड बाय t का रेशियो आपसे पूछा था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे 2d को बेटा एम्पलीट्यूड मान लेता हूं, समझ गए, और d डिस्टेंस को मैं फिर क्या बोलूंगा? एम्पलीट्यूड बाय 2। तो आइए ध्यान से समझिएगा। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से कंप्रेशन कंप्लीट करता है, एक्सट्रीम तक जाता है, नेगेटिव एक्सट्रीम बोल देता हूं, फिर वापस मीन तक आता है, ये जर्नी एज इट इज है। मीन से वो अपनी एक्सट्रीम नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही टकरा जाता है, a/2 तक ही गया। टक्कर होने के बाद वापस यहां से पलटता है मीन पे वापस, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था तो एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं है, तो वापस अपनी पूरी एक्सट्रीम अचीव करता है। फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब इसे हम कैसे करें? देखो यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंसेस पे दीवार बनाई जा सकती थी। सबसे बढ़िया तरीका है इसका फेजर से करने का। देखिए कैसे हम इसे कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फेजर अज्यूम करता हूं, मैं यहाँ पे मानता हूं कि पार्टिकल का मोशन में फेजर से स्टडी करूं। फेजर में मैं कंसिडर करता हूं कि एक पार्टिकल कि ये मीन पोजीशन लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट प्लस एक्सट्रीम, लोएस्ट पॉइंट नेगेटिव एक्सट्रीम। अब देखिए आप मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो, ये पूरा कवर, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन जा रहे हो, ये पूरा कवर, तो ये डिस्टेंस आप पूरा कवर कर रहे हो। अब मीन से आप प्लस एक्सट्रीम नहीं जा पाए, मीन से आप a/2 तक ही जा पाए, यानी y डिस्प्लेसमेंट में a/2 ही ले लेता हूं। तो देखिए फेजर में हम रेडियस ऑर्बिट का, सर्कुलर मोशन का रेडियस हम एम्पलीट्यूड के बराबर मानते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन है वो मैं y कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन में ले लेता हूं y कोऑर्डिनेट। समझ गए? अब ध्यान से सुनना। तो y कोऑर्डिनेट a/2 तक ही आप जा पा रहे हो, क्योंकि उसके बाद वापस से आप मीन की तरफ चले गए, तो a/2 से एक्सट्रीम नहीं जा पाए, फिर एक्सट्रीम से a/2 नहीं जा पाए, मीन से a/2 गए, फिर a/2 से वापस मीन गए। मतलब ये फेजर था, ये था,
और ये पूरा सेगमेंट था। ये वाला सेगमेंट हट चुका है। अब जल्दी से बताओ ये एंगल कितना होगा। सबसे पहले जल्दी से ट्रायंगल देखो फटाफट से। a/2 a थीटा, देखिए साइन थीटा क्या आ गया, हाफ, यानी थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल 30, ये 30 सेम है, और ये 180। मतलब साइकिल ऑफ फेजर में पूरी 360 डिग्री नहीं चल रही है, ये चल रही है 180 + 30 + 30 240 डिग्री। यानी 360 डिग्री के लिए कंप्लीट टाइम पीरियड होता 2π√m/k। चाहे एम्पलीट्यूड ए हो चाहे 2 है, एम्पलीट्यूड चाहे कुछ भी हो, टाइम पीरियड यही होता है इस केस में, स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। तो 360 डिग्री अगर पूरा फेजर घूम रहा होता तो टाइम पीरियड टी होता। अगर 240 डिग्री घूम रहा है तो टाइम पीरियड कितना है वो देखिए। यूनिटरी मेथड लगा के आप ये डायरेक्ट कह सकते थे, देखिए ये हो जाएगा 2t/3, यानी जो t0 है वो है 2t/3, और आपसे पूछा था t0/t बताइए, तो वो हो गया बच्चों 2/3। द ऑप्शन इज ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कितना कंसेप्चुअल बेसिक फंडामेंटल पे सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि जब आपने लिक्विड को कंटेनर में रख के इसकी वेइंग मशीन करी तो उसका रिजल्ट आया W। अब आपने क्या किया, एक ब्लॉक को, लिक्विड की डेंसिटी यहां पे रो दी है, ब्लॉक की यहां पे लेंथ जो है वो L दी है, और ब्लॉक को बोला है क्यूब। तो एक क्यूब को यहां पे आपने पानी में इंसर्ट किया, समझ गए। पानी में इंसर्ट करने के बाद नई रीडिंग बताइए। और आपको क्या कहा गया यहां पे, लिक्विड डिस्प्लेस्ड को आप, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द स्टिक, स्टिक से आप नीचे इसको एनफोर्स कर रहे थे, स्टिक के कारण लिक्विड डिस्प्लेस ना मानिएगा। न्यू वेट ऑफ द कंटेनर अब आपको बताना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। तो आ जाओ बच्चों जल्दी से, ये कैसे करते हैं। अगर मैं ये लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं। इस पूरे सिस्टम का वेट था W, और वेइंग मशीन से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया W के बराबर। तो वेइंग मशीन बेटा नॉर्मल मेजर करती है, ये फोर्स मेजर करती है जो इसे अप्लाई करना पड़ रहा है या जो वो फील कर रही है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, वो मेजरमेंट देती है वेइंग मशीन। अब देखिए यहां पे नए केस में लिक्विड का FBD क्या बन जाएगा। अगर मैं दूसरे केस का लिक्विड बनाऊं तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे एक ब्लॉक था, बाकी सब जगह लिक्विड था। तो अब आप देखो ब्लॉक के FBD में आप क्या बनाते, ब्लॉक पे बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता था, यस। अब बताओ ब्लॉक लिक्विड को क्या फोर्स लगाएगा। अरे भैया अगर लिक्विड ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया है तो ब्लॉक भी तो एक्शन रिएक्शन से लिक्विड पे फोर्स लगाएगा। यानी जब मैं सिर्फ लिक्विड का FBD बनाऊं तो उसका mg जो W दिया है वो तो है ही है, प्लस ब्लॉक के कारण एक बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, समझे। तो ब्लॉक ने जो बॉयंसी फोर्स लगाया वो लिक्विड पे नीचे की तरफ लगाएगा, तो लिक्विड ब्लॉक पे ऊपर लगाता है बॉयंसी, ब्लॉक लिक्विड पे नीचे लगाएगा। तो इस पूरे सेगमेंट पे नीचे की तरफ ये दो फोर्स हो गए, इसको बैलेंस कर रहा होगा नया नॉर्मल रिएक्शन या फिर नई रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। वो कितनी हो जाएगी, W प्लस बॉयंसी। बॉयंसी को कैसे लिखते हो, V डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। अब वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड कर दिया था, तो क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब, डेंसिटी लिक्विड की आपको दी थी रो, तो आपका आंसर आ गया W प्लस L क्यूब रो G। जो देखिए आप किस में है, देखिए ये कंफ्यूजिंग हो गए दोनों। आपको बॉयंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी लेनी है, लिक्विड की डेंसिटी रो थी, इसीलिए A इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखिए, वेरी इजी सवाल।
बेसिक फंडामेंटल पे सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ग्राफ से भी बता देता हूं मैं। सोचो आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, आपको बोला है एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के बारे में क्या पढ़ते हो, Cv है 3r/2, Cp है 5r/2, गामा है 5/3। पढ़ते से ही ये याद आना चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए। प्रेशर P, वॉल्यूम V था, फिर आपने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है। तो पहले आपका प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, अब आपने एडियाबेटिकली इसे कंप्रेस किया। कहां तक कंप्रेस किया, वॉल्यूम हो गया V/8 और प्रेशर भी हो जाएगा कुछ। यस, अब देखिए, अब इसको फिर एक्सपांड किया आपने, यहां तक आ गए आप, अब यहां से एक्सपांड किया आपने, एक्सपांड आइसोथर्मली किया है और ओरिजिनल वॉल्यूम तक ले आए। मतलब यहां से आप वापस दूसरे पाथ से सेम वॉल्यूम तक पहुंचे और दूसरा पाथ था आइसोथर्मल पाथ। अब क्या पूछ रहा है, फाइनल प्रेशर बताइए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एडियाबेटिक में हम यूज करते हैं P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। ये एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन है। फाइनल वॉल्यूम दिया, फाइनल प्रेशर भी निकाल लेते हैं। तो PV की पावर 5/3 इज इक्वल टू P फाइनल V/8 की पावर 5/3। तो V तो बेटा यहां से कट गया, 8 को आप लिख दो 2 क्यूब की पावर 5/3। तो देखिए बच्चों, पावर की पावर होती है तो पावर कट जाती है, तो आपको मिला ये P फाइनल 2 की पावर 5 इक्वल टू P, तो 2 की पावर 5 32, तो P फाइनल हो गया 32 टाइम्स प्रेशर। वॉल्यूम हुआ 1/8, प्रेशर हुआ है 32 टाइम्स। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 32 प्रेशर, वॉल्यूम V/8, यहां से आप फाइनल प्रेशर वॉल्यूम V तक गए, लेकिन इस बार आइसोथर्मल से गए। आइसोथर्मल का प्रोसेस की इक्वेशन PV कांस्टेंट होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2 और P1 32P, V1 इक्वल टू P फाइनल इंटू V। तो देखिए यहां पे P फाइनल क्या आ गया, 32/8, 4 टाइम्स, यानी प्रेशर हो चुका है फाइनली 4P। देखिए वेरी सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वेशन लगाने के सवाल। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, प्लस यहां पे पुली उली NLM की वर्किंग प्लस वेव्स, इन सबको जोड़ के एक सवाल बनाने की कोशिश की गई है, बट ये सवाल काफी आसानी से हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, पार्टिकल को देखो, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को ऐसे होल्ड कर रखा था, और स्ट्रिंग यहां पे टाइट थी, और आपको बोला है L लेंथ पूरी अपर पार्ट की थी, और जब स्ट्रिंग टाइट थी, इक्विलिब्रियम में थी, तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी L/2। जल्दी से इस चार्ज का FPD बनाओ। यहां से लग रहा है टेंशन, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कितना K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों बैलेंस, यानी टेंशन हो गया KQ² अपॉन L² बाय 4, ऊपर आके 4 इधर आ जाएगा। ये टेंशन हो गया इक्विलिब्रियम में। अब क्या पूछ रहा है, F इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ओवर द पुलिस। यहां पे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जब दोनों तरफ से क्लोज्ड हो, वायर दोनों तरफ से क्लोज्ड हो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, या फिर जो स्पीड है वो है रूट टेंशन बाय म्यू बाय 2L। यस, स्पीड ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है रूट टेंशन बाय म्यू। अब ध्यान से समझते हैं, टेंशन तो आगे यहां रख देते हैं, तो ये देखिए क्या हो गया, अंडर रूट K, 4 भी है ना सर, तो 4
KQ² अपॉन L² म्यू। अब ध्यान से देखिए, यहां पे लेंथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। यस, लेंथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा था कि ये फ्रीक्वेंसी लेंथ के साथ किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो यहां से देखिए 4 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, म्यू जो है वो मटेरियल की डेंसिटी है, मटेरियल फिक्स है तो डेंसिटी कांस्टेंट, L² बाहर आएगा तो यहां पे देखिए L इंटू रूट L² L, तो ये हो गया 1/L²। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 1/L² के प्रोपोर्शनल, यानी L की पावर -2 के प्रोपोर्शनल। तो A इज द करेक्ट आंसर। देखिए डायग्राम भी कठिन बनाने की कोशिश की गई है, उलझाने की, बट ये बड़ा सिंपली फॉर्मूले में बस वैल्यू रख के सवाल होता हुआ। अगला सवाल, यहां भी देखो आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सवाल है, +Q का एक शेल है, -Q का एक शेल है। आपसे पूछा है पोटेंशियल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ ग्राफ बनाइए। मैं यहां पे 3 पॉइंट दिखाऊंगा, A, B, C, तीनों का हम यहां पे पोटेंशियल लिखेंगे और फिर हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे। देखिए ग्राफ बनाने का सवाल नहीं था, ये 4 ऑप्शन में से ग्राफ पहचानने का सवाल था। तो मैं यहां पे बेसिक वर्किंग करूंगा, A, B, C पे क्या क्या पोटेंशियल है निकालूंगा और फिर सोचूंगा कि ग्राफ की कंडीशन क्या होनी चाहिए और सेटिस्फाई करेंगे। फिर हम इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। आइए, पोटेंशियल का मैं एक जनरल फॉर्मेट बता देता हूं, KQ इनसाइड डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस KQ आउटसाइड डिवाइडेड बाय उसका इंडिविजुअल रेडियस। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पे। अगर आपसे किसी पॉइंट P पे स्फेरिकल ज्योमेट्री में पूछ रहा है पोटेंशियल, तो P से आप पहले गॉसियन सरफेस बनाइए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो यहां पे रखिए और R जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक शेल सिस्टम से लीजिए। फिर अगर इस गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो उसके कारण हम कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, तो KQ आउटसाइड, KQ डिवाइडेड बाय उस Q का रेडियस। तो ऐसे मान लेते हैं 3 है, 2 है, तो KQ1/Q1 का रेडियस प्लस KQ2/Q2 का रेडियस। इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्मेट आप यूज कर सकते थे। आइए देखिए इससे कितना आसान हो गया, 1 + Q 1 - Q। अगर मैं C पॉइंट का लूं तो C से गॉसियन सरफेस बनाओ, तो आउटसाइड तो कुछ है नहीं, सब इनसाइड ही है, तो C का पोटेंशियल K, Q इनसाइड, टोटल Q इनसाइड कितना है 0 डिवाइड बाय स्मॉल r, कितना हो गया 0। यस, यानी फाइनली एकदम बाहर जाके, यानी R2 डिस्टेंस के बाद 0 पोटेंशियल होना चाहिए। R2 के बाद 0, R2 के बाद 0, R2 के बाद 0, R2 के बाद 0, सही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको पहले भी 0 दिया था, यहां पहले कांस्टेंट है, यहां पहले कांस्टेंट। अब देखिए बाकी रीजन में निकालते हैं, A और B में। तो A रीजन पे पहले निकालते हैं क्योंकि उसमें कांस्टेंट कह रहा है। ये रहा A रीजन। A रीजन से गॉसियन सरफेस बनाइए, इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ये वाली टर्म देखनी नहीं है। प्लस Q के कारण जब लिखेंगे तो प्लस Q का रेडियस प्लस पोटेंशियल, जब -Q के कारण लिखेंगे तो -Q का रेडियस, यानी ये हो गया KQ 1/R1 - 1/R2। बच्चों ध्यान से सुनना, A की पोजीशन यहां पे कोई भी हो, सेंटर से दूरी पे तो फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए R1 R2 कांस्टेंट है, KQ कांस्टेंट है, मतलब A यहां पे कहीं भी होता उस पे पोटेंशियल सेम आता। और ये तो हमने पढ़ा ही है, शेल के केस में इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, वैसा ही है शेल के केस में इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट। तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, 0 नहीं होगा।
अब देखिए कांस्टेंट के बाद लीनियरली कभी भी पोटेंशियल नहीं गिरता है, जितना मेरे को याद है, तो ये भी गलत है। अब ये कर्व वाला पाथ है, आपको देखना था कि यहाँ पे मैचिंग हो रही है कि नहीं। अब हम बी की निकालते हैं पोटेंशियल, आ जाओ जल्दी से करें। अब बी के लिए आप देखोगे कैसे, बी जो है वो प्लस क्यू के बाहर है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर, और माइनस क्यू के अंदर है, तो माइनस के क्यू अपॉन उसका रेडियस, ये हो गया। अब बी जब एकदम मैं बाउंड्री पे मानू जस्ट प्लस क्यू के बाहर, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R1, तो यहां पे आ जाएगा के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। तो जो पोटेंशियल जस्ट इनसाइड है वही पोटेंशियल सरफेस पे है। उसके बाद देखिए 1/r के हिसाब से गिर रहा था, यानी कर्व पाथ से गिरता जाएगा, और ये आपका ग्राफ हो गया कि ये वाली पोटेंशियल कौन सी है, के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। इस पोटेंशियल का कांस्टेंट मेंटेन था, उसके बाद 1/r फैक्टर के कारण ये डिक्रीज हो गया और फिर 0 हो गया। इसे इस तरीके से कर सकते थे। कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल कंफ्यूज करने की कोशिश है। कंसिडर अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस ए हैविंग अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो। इस पूरे सिलेंडर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी, फिर आपने स्फीयर का एक कैविटी क्रिएट कर दी, और आपको बोला है एक बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब आपसे पूछ रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, और वो डिस्टेंस बताइए सेंटर से। रेडियस इसका ए था। आइए इसे मैं देखो वर्टिकली अगर दिखाऊं, तो ये आपका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सिलेंडर था। यस, अगर मैं इसके सेंटर से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछूं तो क्या जवाब दोगे? तो देखो ये तो याद होता है सारे बच्चों को, 2k लैम्डा बाय r। याद है कि नहीं, बोलो जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को याद है? तो अगर आपको ये याद है बच्चों, तो ध्यान से समझना, यहां पे आपको देखो कहीं भी आपको लैम्डा नहीं दिया था, डेंसिटी जरूर दी है। हम जो ये फॉर्मूला लिखते थे वो लैम्डा के टर्म में लिखते थे, तो ध्यान से सुनना, लैम्डा था हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस, और रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, जो होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम को अगर मैं लिखूं एरिया इंटू लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूं रो को चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, और यहां से लैम्डा हो गया रो इंटू एरिया। जो एरिया है बेटा वो कितना है, यहाँ पे सिलेंडर का एरिया पाई r स्क्वायर, तो रो इंटू पाई, रेडियस दिया था a, तो पाई a स्क्वायर, तो वो यहाँ पे पुट कर दूं अगर मैं, तो 2k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह रो इंटू पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r, क्या था, सेंटर से दूरी। यस, तो अब देखिए इसे सॉल्व करिए, पाई से पाई कट गया, नीचे बचा 2, तो रो a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। समझ गए बेटा? तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है 2k लैम्डा बाय r ही को हमने यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में इस तरीके से लिख दिया। ये हो गई सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट सिलेंडर की लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हमने इस तरीके से लिखा। अब बेटा आपने ये कैविटी क्रिएट कर दी थी, तो कैविटी क्रिएट कर दी मतलब क्या करेंगे हम, जो नेट रिमेनिंग हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालते हैं, पहले हम पूरे सिलेंडर के कारण निकालते हैं, फिर हम कैविटी जो स्फीयर है उसके कारण निकाल के सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न है जो हम कैविटी के लिए यूज करते हैं। तो आ जाओ, हाँ हम फुल का निकाल चुके हैं, रो a स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r।
यस, ये हम निकाल चुके हैं। अब जो हिस्सा रिमूव कर दिया उसके कारण बताइए। तो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, वो जानते हैं। के को लिख दिया 1/4πε0, क्यू को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3πa3, क्योंकि इसका रेडियस था a, यस, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए 4π यहां से कट गया, क्या मिलता हुआ, ρa³ r स्क्वायर। यस, तो ये हो गया माइनस ρa³ r स्क्वायर। यहां से ρa² कॉमन लो तो 1/2r माइनस a/3r स्क्वायर। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन बना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है स्मॉल आर, जिसको क्वेश्चन में x लिख रहा था इसे x भी लिख सकते थे। तो ये स्मॉल आर के टर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना। अब सुनना, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमा कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी बच्चों। तो मैक्सिमा कब होता है, जब उसका पहला डिफरेंशिएशन हम 0 कर देंगे। मैक्सिमा मिनिमा लगाते पहला डेरिवेटिव 0 कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे कैसे कर सकते थे हम, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम हो जाएगा 6r स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, इसको 3r से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्सप्रेशन बना। अब इसे मैं देखो कैसे डिफरेंशिएट करूं, तो मैं क्वोशिएंट रूल लगाता हूं। ठीक है, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिए पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 3, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, 3r का डिफरेंशिएशन 3, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर एज इट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यस, अब देखिए हमें इसको 0 करना है, मतलब मेरे को बस ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म बन रही है इसको 0 करना है। क्या बन रही है, 3r स्क्वायर माइनस 2r इंटू 3 स्मॉल r माइनस 2a। यस बेटा, इसको देखो 3r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर प्लस 4ar इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये माइनस 3r स्क्वायर उधर जाके बनेगा 4ar इक्वल टू 3r स्क्वायर, एक r कट गया, और देखिए फाइनल रिजल्ट आता हुआ स्मॉल r इक्वल टू 4a/3। जब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 4a/3 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का सवाल था ये। अगला सवाल देखिए कैसे ये आप सही लॉजिक लगाएं तो आप एकदम चुटकियों में ये सवाल कर सकते थे। देखो कैसे, इन द गिवन सर्किट एक बॉक्स बी लगा रखा है, ये या तो कैपेसिटर हो सकता है, या इंडक्टर हो सकता है, या रेजिस्टर हो सकता है। करंट वर्सेस टाइम आपको गिवन है, एक बार आपने रेजिस्टर लगाया, करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर लगाया, फिर करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया। अब आपको मैच करना है कि A1 किसका ग्राफ था, A2 किसका ग्राफ था, A3 किसका ग्राफ था। ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बैटरी है, डीसी बैटरी, रेजिस्टर है, और आपने एक एलिमेंट लगाना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कैपेसिटर लगाऊं तो आरसी सर्किट बनता है, इंडक्टर लगाऊं तो एलआर सर्किट बनता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का नेचर कैसा है, कैपेसिटर टाइम 0 पे अनचार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट यानी स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, टाइम इनफाइनाइट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, यानी इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर में करंट 0 हो जाएगा, यानी फाइनली करंट 0 देखो किस में हुआ, इसमें। तो ये हो गया कैपेसिटर। अब आते हैं इंडक्टर। इंडक्टर बेटा टाइम 0 पे बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, जब ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है टाइम 0 में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है इंडक्टर। जब टाइम इंफिनिटी है तो शॉर्ट सर्किट, यानी शुरुआत में करंट 0 होना चाहिए। शुरुआत में करंट 0 किस में है,
यहाँ पे तो ये इंडक्टर, और रेजिस्टर है तो सिंपल करंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखिए रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको एक क्यूब दिया है, क्यूब की साइड में कुछ कुछ यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ए डी के बीच में आपने एक बैटरी लगाई है। आप देखिए जी एच के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, आप इक्वी पोटेंशियल सेम नाम दे सकते थे। बी एफ के बीच में कैपेसिटर, ए ई के बीच में कैपेसिटर, सी डी के बीच में कैपेसिटर, बाकी सारे इक्वल रेजिस्टर्स हैं। पूछा क्या है देखिए, व्हाट इज द चार्ज इन कैपेसिटर बिटवीन बी एंड एफ। ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा ये पूछा था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप समझना यहाँ पे बनाने का तरीका। ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है। मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट फेस को ए बी सी डी को छोटा कर दे रहा हूं, और पीछे ई एफ जी एच है, ये छोटा फेस को मैं ऐसे फिर पिचका दे रहा हूं। तो मैं 3D डायग्राम को पिचका के 2D में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं वो स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, तो कैपेसिटर पे कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है, तो इसे मैं कैपेसिटर्स को सर्किट से हटा देंगे, इनसे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो देखिए आप पहले तो आपने क्या किया समझिए, पहले आपने डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो ये 3D डायग्राम को आपने पहले 2D डायग्राम में कन्वर्ट किया, अच्छे से पोजीशन जो जो दिया था वो बना के, पॉइंट्स के बीच में देख के क्या दिया था वो बना के, फिर स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट है, तो इसलिए कैपेसिटर वाली ब्रांचेस को सबको हटा दो, उनसे कोई भी करंट नहीं जाएगा। समझ गए, कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। यस, अब इसमें भी देखिए आप, G और H के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं था, यानी मैं इसे हटा दूं और G ही लिख दूं तो चलेगा क्या, ये कोई दिक्कत परेशानी? आप ध्यान से सुनो, ये वाली बाहर वाली ब्रांच देखो, ये बाहर वाली ब्रांच G और G के बीच में ही कनेक्टेड है, और अगर आप देखोगे तो इनसे पूरे में करंट एक ही जाएगा, तो सीरीज मान सकते थे इनको। तो ये जो R R R है ये सिंगल ब्रांच है, सीरीज मान सकते हैं, तो इसको पूरे को हटा के आप 3R मान लीजिए, R प्लस R प्लस R 3R। और ये जो 3R है, ये जो रजिस्टर है किसके बीच में है? ये ऐसे लगा था, इसको मैं ऐसे दिखा दूं तो क्या वो ऐसे नहीं लगे हुए इफेक्टिवली 3 रजिस्टर? तो सेम पॉइंट के बीच में लगे हुए, यानी इफेक्टिवली ये शॉर्ट हो गए, इनका कोई काम ही नहीं है, इनसे कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम पॉइंट के बीच में हो गए, तो इसे भी आपको उड़ा देना था। तो बस सर्किट आपका यही बचा, दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। अब देखिए बैटरी से करंट कैसे फ्लो कर रहा है। यहां से फ्लो किया, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, तो इफेक्टिवली सवाल हो चुका है 1 2 3 4 रजिस्टर बैटरी के साथ, दैट्स इट, करंट आ गया यहाँ पे E/4R। EMF कितना दिया है बेटा? EMF दिया है आपको 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट अपॉन 4R, ये करंट हो गया। अब पूछा क्या था आपसे, B और F कहाँ गया सर? F कहाँ गया? तो F ढूंढना पड़ेगा, F ये रहा, यस F ये रहा, तो BF तक जाना है आपको, BF के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। आइए, अब BF हमारा कहाँ था? अगर मैं ओरिजिनल डायग्राम में देखूं तो F यहां पे था, यस, इस तरीके से ये था सेटअप। अब बताओ जरा, ये जब रेजिस्टर से करंट जाएगा ही नहीं, यानी इनको भी आप
इक्वी पोटेंशियल कह सकते थे क्या? इन सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं कुछ। यस, तो ये जी, एफ, ई, एच, इन सब का नाम सेम, इन सब का पोटेंशियल सेम। यानी ये जो एफ है ये जी ही तो हो गया एक प्रकार से। यस, अब आप देखो बी और जी के बीच में कितने रेजिस्टर है? 2। तो बी और जी के बीच में 2 रेजिस्टर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और जी के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बी और एफ के बीच में होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बी और एफ के बीच में निकालता हूं तो वो आएगा I इंटू 2 रेजिस्टर हैं तो 2R। यस, IR इंटू IR, तो ये हो गया 2IR। और चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा C डेल्टा V। B और F के बीच में निकालना था तो डेल्टा V B और F के बीच का, तो आ जाइए C I इंटू 2R, और I कितना आ गया था बेटा हमारा? E बाय 4R इंटू 2R, ये देखिए हो गया CE बाय 2। C कितना है देखिए जल्दी से यहाँ पे 4, E कितना है 5, 20 बाई 2 10 माइक्रोकूलम आपका चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर आ गया। समझ गए बच्चों? देखा आपने? तो F, G, H और E ये सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो चुके थे, तो B और F का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू B और G का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात? तो B और G के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो IR और IR 2IR, वही पोटेंशियल डिफरेंस BF का था। तो आपको बस C डेल्टा V करना था और आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आप बाकी लोगों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज ऑन कैपेसिटर बता सकते थे। अगला सवाल, थिन लेंस है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, ये लेंस का दिया है और इसको मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM है। अब देखिए आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, कन्वर्जिंग लेंस दिख रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे रियल इमेज बन रही है। अब आपको क्या किया है, अब आप ऐसा मानिए कि लेंस का म्यू ज्यादा था तब ये डायग्राम था। अगर आप रिवर्स कर दे कंडीशन, मीडियम का म्यू बड़ा कर दे, लेंस का म्यू छोटा कर दे, तो फिर कहां पे बनेगी इमेज? ये आपसे पूछ रहा था सवाल, बी पे, ए पे, सी पे कि डी पे। तो अब ये सवाल हम समझें कि ये सवाल था किस पे? ये था लेंस मेकर फॉर्मूला पे। आइए अब समझिए, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1। अब देखिए ये लेंस है, इसमें R1 कैसा है? तो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो R1 पॉजिटिव। R2 कैसा है? R2 इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये नेगेटिव, तो R2 नेगेटिव। अब यहां पे देखिए आप, ये क्या बना एक्सप्रेशन, म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, ये हो गया पॉजिटिव माइनस ऑफ नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? ये प्लस प्लस। यस, तो ये पूरी टर्म जो होगी वो पॉजिटिव बन चुकी है। तो फोकल लेंथ का जो भी डायरेक्शन है वो यही टर्म डिसाइड करेगी। यस, अब ध्यान से सुनना है यहां पे, अगर म्यू लेंस बड़ा है मीडियम से, अगर म्यू लेंस बड़ा है यहां मीडियम से, तो ये टर्म 1 से बड़ी होगी, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर म्यू लेंस छोटा हुआ मीडियम से, तो म्यू लेंस छोटा तो 1 से छोटी, 1 से छोटी तो ये टर्म नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो ऑब्जेक्ट की रे इस तरीके से जा रही है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो डाइवर्जिंग लेंस है, जैसे हम कॉनकेव में बनाते थे, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए रे डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पे देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहीं यहां पे बनती। अब आप समझे कि यहां पे हुआ क्या पैटर्न? पहले
लेंस का ज्यादा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कन्वर्जिंग लेंस इमेज रियल बनी। अब मीडियम का ज्यादा हो जाएगा तो डाइवर्जिंग लेंस, तो इमेज यहां पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट से पहले कहीं बनेगी। तो बी दिया हुआ है पॉइंट ऑप्शन में, तो इसीलिए बी ही हमारा सही जवाब हो रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएबल यहाँ पे ओ और लेंस के बीच में बननी थी, जो कि बी दर्शा रहा है, इसलिए बी। आया बेटा समझ में? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल एक गॉस लॉ पे बेस्ड सवाल और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। गॉस लॉ में क्या कहते हैं? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बोला गया है कि पहले कंडक्टर में चार्ज पानी पूरे पे भरा हुआ था, कंप्लीटली फिल्ड था, फिर इसको छोड़ दिया, तो अब कंडक्टर में चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा। चार्ज रिपेल होगा तो वो सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। यस, वो सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, सब ये आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया था, एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस दिया था, उससे फ्लक्स पूछा था, तो होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कंडक्टर का चार्ज रहेगा तो इस सरफेस के अंदर ही, कहीं बाहर तो नहीं गया या खत्म भी नहीं हुआ, तो इसीलिए जो चार्ज टोटल एनक्लोज था वो कैसे लिखे, उसके लिए आपको बोला था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ले लेना इस तरीके से, और ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। दैट्स इट बच्चों। किससे मैच कर रहा है? देखिए ये ऑप्शन ए से मैच होता हुआ। तो आपका देखिए सवाल कैसे घुमा रहा है। कंडक्टिंग स्फीयर में सारे वॉल्यूम में चार्ज था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो थी, तो हमने रो इंटू वॉल्यूम करके सारा चार्ज निकाल लिया पहले। फिर बोला है इस बड़े गॉसियन सरफेस से आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये चार्ज रीअरेंज होगा बस, लेकिन इस पूरे बड़े गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज वो तो बदलेगा नहीं, इसीलिए फ्लक्स बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा जो पहले था, थोड़ी देर बाद भी वही रहेगा। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। मॉडर्न फिजिक्स पे हर बार सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत बार सवाल आपको रिपीट हुए, इस बार फोटो इलेक्ट्रिक में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन पे सवाल है। आपको एक फिगर दिया है जिसमें करंट फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल का वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया गया है। आपको बोला है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताओ। अब देखो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब आप मेटल पे फोटॉन्स बरसाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर फ्रीक्वेंसी पे करंट नहीं निकलेगा। आपकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तभी आपका करंट निकलता है। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, तभी करंट निकलेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी F0 से कम है तो जीरो करंट। देखिए किस किस ऑप्शन में है, यहां से पहले जीरो करंट, इससे पहले सभी में ऑलमोस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स से। यस, अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को फिक्स रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊं तो करंट पे क्या असर आता है? कुछ भी असर नहीं आता है। यस, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स है, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, और आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो आपने 1 करोड़ फोटॉन्स भेजे, उसमें से 1 लाख ही इलेक्ट्रॉन निकले, सोचो। तो नंबर तो फिक्स हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर, 1 सेकेंड में 1 लाख ही इलेक्ट्रॉन आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फिक्स हो गया, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिसाइड करता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करेगा कि फोटॉन की एनर्जी क्या थी, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाहर निकला, ये डिसाइड करेगी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आप, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी अगर फिक्स रख रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है,
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू फिक्स है, ठीक, तो ये हम देख सकते हैं। अब करंट किस केस में ज्यादा होगा, जहां नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा वहां करंट ज्यादा। 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ फोटॉन्स भेज दिए तो 2 लाख, अगर सेम रेशियो मानो तो 2 लाख इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए इंटेंसिटी I3 ज्यादा है तो I3 का यहाँ पे करंट ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए सही है और सी गलत है। ये था आपका सेकेंड लास्ट सवाल। अब आते हैं लास्ट सवाल ऑफ द सेशन पे। कंसिडर दैट इन फिजन ऑफ सिंगल प्लूटोनियम 207 मेगा ईवी एनर्जी निकलती है एक प्लूटोनियम से। अज्यूमिंग ऑल एटम्स गो undergo fission, which of the following option is closest estimate of amount of plutonium required for 2000 यूनिट ऑफ TNT एक्सप्लोजन। देखो 1 यूनिट TNT एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी है, 20,000 से कितनी एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, देखो 4.184 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 20,000, ये आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं इसको किस चीज से डिवाइड करूं ताकि मुझे प्लूटोनियम का अमाउंट मिल जाए, और देखिए यहां पे आपको अमाउंट केजी में बताना था, मास में बताना था, तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं x केजी प्लूटोनियम है, यस x केजी प्लूटोनियम है अगर, तो आप मेरे को बताओ एक मॉलिक्यूल एक एटम से इतना निकला तो मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, तो x अपॉन 239 ये हो गए मोल्स, सही है बच्चों, ये आ गए मोल्स, ठीक है। अब मोल्स इतने हैं तो एटम्स कितने, तो एटम्स के लिए आप देखो, आप लिखोगे x अपॉन 239 इंटू एवोग्रेडो नंबर, इससे आपके पास एटम्स आ गए। एक एटम से कितनी एनर्जी, 207 मेगा ईवी, तो इतने एटम से कितनी एनर्जी, तो x अपॉन 239 इंटू एवोग्रेडो नंबर, एटम्स आ गए इंटू 207 मेगा 10 की पावर 6, ईवी को फिर आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर करोगे, ये टोटल एनर्जी रिलीज होगी x केजी प्लूटोनियम से, और वो टोटल एनर्जी इससे मैच करनी चाहिए। अब देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.184 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 20,000 को इक्वेट किससे कर रहे हैं हम बेटा, x अपॉन 239 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 207 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते थे, लेकिन मैं आपको आखिरी तक लेके जाता हूं। देखो कैसे करेंगे हम, x इक्वल टू क्या मिल रहा है, मैं 10 की पावर सारी एक साथ ले लूंगा, सिर्फ नंबर्स पहले लिख देता हूं। ये अगर मैं देखूं तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 207 इंटू 1.6 239 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब 10 की पावर यहां पे 9 1 2 3 4, ठीक है, फिर इधर से 23 नीचे आएगा तो ऊपर जाके -23, 6 नीचे आएगा ऊपर जाके -6, 19 नीचे आएगा ऊपर जाके +19। अब ध्यान से देखिए 23 और 6 29 और 19 गया -10, तो ये 9 + 4 13, 13 - 10 3, तो ये बचा 10 की पावर 3, ठीक है। और देखिए ये पॉइंट में 3 जीरो यहां जरूरत है,
मैं एक काम करता हूं, ये 1000 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये पॉइंट हटा देता हूं। यस, इसे मैं लिख देता हूं 4184। ठीक है बच्चों यहां तक। और देखिए यहां पे किससे हमें करना था, यहां से हम हटा के इधर 10 लगा देते हैं। तो 2 से ये कटा 8, फिर ये देखिए 8 से कटता हुआ दिख रहा है और 2 से काट देते 4, 2 से काटिए 2, 9, 209, 2। ठीक है, फिर से काटिए 2 जा तो 1046, फिर से काटिए 2 से तो ये 523। अब देखिए आपको क्या मिला, 523 इंटू 239 डिवाइडेड बाय 207 इंटू 6.023 इंटू 10। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक थोड़ा अंदाजन तक सवाल के जवाब तक पहुंचने का मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो ये देखिए 207 239, तो ये कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, मैं मान लेता हूं 1.1 आ गया। अब देखिए 525 520 के आसपास है और ये 6, तो 6 से 8 जा 48 होता है, तो 6 इंटू 80 480 हो जाएगा। तो ये और 6 इंटू 9 54, तो 540 पे 90 होता, तो ये 80 और 90 के बीच में है। यहां पे काटेंगे हम ये 85 86 कुछ ऐसे बनेगा। अब देखिए आपका इफेक्टिवली क्या बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे 85 इंटू 1.1 इंटू 10, तो ये 85 से थोड़ा सा ज्यादा 90 समथिंग ग्राम्स, ये 90 समथिंग इंटू 100, तो 900 ग्राम से तो ज्यादा हो गया ये, मतलब ये 900 ग्राम के आसपास बन रहा है। तो आप देखो 900 ग्राम के आसपास यहाँ पे 1 केजी आंसर है। और अगर आप इसे और डिटेल में जाके कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ये एग्जैक्ट 1 केजी के आसपास ये मिलता हुआ मिलेगा और इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी बचा सकते थे। तो ये था बच्चों आज का सेशन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हमने सीखे, इस सब को आज नोट कीजिएगा और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन और क्या क्या सेशंस आपको चाहिए, विच वॉज योर फेवरेट क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।